हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे CT2 और पेपर नंबर 2। इसमें कितने क्वेश्चन थे? 18 क्वेश्चन थे। तो पहले 3 क्वेश्चन क्या हैं? आपके मैट्रिक्स मैचिंग टाइप के हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट है आपका मैट्रिक्स मैचिंग का कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और आपकी इक्वेशंस हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 टाइम्स हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 3.9 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू 3.4। तो ये क्या है? दो इक्वेशन है, इनको सेटिस्फाई करने वाले x एंड y कितने एग्जिस्ट करेंगे वो आपको निकालना है। तो जैसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो इसमें ये आपको समझ में आना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका वैल्यू क्या होता है? 0 to 1 के बीच में होता है। तो ये इंटीजर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। तो फिर क्या बन जाएगा? ये हमारा क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है आपका? ये हमारा 0 से 1 के बीच में है। राइट हैंड साइड क्या है हमारा? 3.4। तो यहाँ से आपको ये क्लियर पता चल रहा है कि हमारा क्या होगा? ये इंटीजर होगा तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होना पड़ेगा? 0.4 के बराबर। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y कितना होना पड़ेगा? हमारा 1 के बराबर। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू कितना बन गया? 3.9 माइनस 3 टाइम्स हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y। ऐसा अगर बन गया है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y हमारा 0 से 1 होता है, तो ये ऐसा हो गया। तो हमारा 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y हमारा क्या होता है? 0 से 3 के बीच में होता है। 0 से 3 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो कौन कौन सा हमारा हो जाएगा? एक तो हमारा पॉसिबल हो सकता है 1 पॉसिबल हो सकता है, 2 पॉसिबल हो सकता है, और क्या हो सकता है? 3 पॉसिबल हो सकता है। ये हमारे क्या होंगे कि 3 वैल्यू हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की पॉसिबल होंगी। कैसे? ऐसे सोचा जा सकता है कि अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रख दिया गया तो ये क्या बन जाएगा? 2.9 इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 2.9 अपॉन 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 होगा तो 1.9 अपॉन 3 हो जाएगा। ऐसे ये होगा तो 0.9 अपॉन 3 हो जाएगा। अब जब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 हुआ और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0.4 फिक्स हो गया था, तो x की वैल्यू आ जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होता है? x के बराबर। तो उसकी वैल्यू x की क्या क्या हो जाएगी? 1.4, 2.4, 3.4। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y निकाल सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y आपको मालूम है 1 के बराबर ही फिक्स है, तो यहाँ से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दूसरा बात करते हैं कि बी पार्ट क्या है इसका कि 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और क्या है कि वो कॉन्साइक्लिक है। तो कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या हुआ? एक सर्कल में होंगे। पॉइंट्स क्या हैं? -1,3, 4,8 एंड तीसरा पॉइंट है आपका 7,5 एंड t,0। तो t की वैल्यूज निकालना है जिसके लिए ये चारों पॉइंट क्या होने चाहिए? कॉन्साइक्लिक होना चाहिए। 4 पॉइंट हमेशा कॉन्साइक्लिक नहीं होते हैं, ये आपको पता होगा। तो इसके लिए आप ये एक तो फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आप क्या कर सकते हैं? जनरल सर्कल का इक्वेशन मान लिया, फिर ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई इसमें करा दिया तो जीएफसी में 3 इक्वेशंस आएंगी, उनको आप सॉल्व कर लेंगे तो सर्कल का इक्वेशन यूनिकली निकल कर आ जाएगा। फिर t,0 इसमें आप सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे कि t की 2 वैल्यूज निकल कर आ जाएंगे, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं मेथड 2 में आप ये करें कि इन तीनों पॉइंट से ज्वाइन करें तो ये एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल का आपको सरकम सर्कल निकालना आता है। कैसे निकाला जाता है? उसके लिए आप सरकम सेंटर निकाल सकते हैं। सरकम सेंटर को क्या मान सकते हैं आप? P पॉइंट मान लें h, k ऐसा मान सकते हैं। बेसिकली ये सर्कल निकालने का ही आपका मेथड है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर करेंगे तो क्या आएगा? h + 1 का होल स्क्वायर
प्लस एच माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको a माने, इसको b, इसको c, इसको d। तो हमारा बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बन गई एच एंड के में। एक बन जाएगी आपकी पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आप क्या करेंगे कि एच एंड के में दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगी। तो एच एंड के की वैल्यू जो होंगी वो सरकम सेंटर हो जाएगा। अगर सरकम सेंटर आ गया तो ये क्या होगा, आपका रेडियस का काम करेगा। तो ये रेडियस की तुरंत हमारा वैल्यू निकाली जा सकती है। जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर भी होगी, ये आपकी, ये हमारी पीडी के बराबर हो जाएगी। पीडी, ये डी पॉइंट आपने कंसीडर किया है, तो पीडी के बराबर अगर हो गई तो टी की वैल्यू भी निकल कर आ जाएंगी। अब बात करते हैं तीसरा पार्ट आपका ये है कि इसमें ये दिया गया है कि दो लाइंस हैं, टू स्ट्रेट लाइंस हैं, 2D में ही हैं। अब उनके इंटरसेक्शन जो है तो उनके कोऑर्डिनेट्स जो होना चाहिए वो इंटीग्रल होना चाहिए। मींस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस शुड बी इंटीजर। तो उसके लिए m का इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा सी पार्ट है, mx प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए, तो m की इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये दूसरी जो लाइन है इसमें 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर 2y है, 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो 2y क्या होगा कि कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली आप इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन ये 2 हो गई। तो 1 माइनस 2 अगर किया जाए तो x का कोफिशिएंट आपका क्या बन जाएगा, m माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 के बराबर। मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2 अपॉन m माइनस 4। अब अगर इसमें आप देखें तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू, ये यहाँ से अगर देखें तो x कोऑर्डिनेट आपका इंटीग्रल वैल्यू है। तो फिर m माइनस 4 की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो क्या क्या हो सकती है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये वैल्यू हो सकते हैं। अब इनके करेस्पॉन्डिंग आप x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं एंड y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। अगर क्या हुआ, m माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 1 हो गया तो फिर x कितना आएगा, माइनस 2। x माइनस 2 आ गया तो इसमें आप क्या करेंगे, तुरंत x माइनस 2 रख देंगे तो y कोऑर्डिनेट भी आपका इंटीग्रल वैल्यू आएगा। तो अगर m की वो वैल्यू जिसके लिए x एंड y क्या होते हैं कि इंटीग्रल वैल्यू जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि वो सारी m की वैल्यू क्या होंगी, एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। अब बात करते हैं इसका d पार्ट। डी पार्ट में क्या दिया गया है, आपको एक 2D कर्व है, उस कर्व को एक लाइन, 2D कर्व है, उस कर्व को एक लाइन है, वो इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट पे। तो जहां पर इंटरसेक्ट करती है, ये हमारा जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस ही है हमारा, एक्स एक्सिस में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। तो ये 2 पॉइंट हो गए ए बी। तो ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, इन दोनों पॉइंट्स को OA एंड OB वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक लैम्डा पैरामीटर दिया गया है, वो निकालना है। तो इक्वेशन है आपकी 2 डिग्री की, 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा xy माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड लाइन इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली आपको बताया गया है, स्टैंडर्ड मेथड है कि क्या करना है, होमोजीनियस बनाना है इस कर्व को इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो फिर क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा xy माइनस 4 टाइम्स x इंटू 1 मानते हैं, 1 का वैल्यू ये डायरेक्टली लिखा हुआ है इसी फॉर्म में। तो 2x प्लस y प्लस ये क्या है, 1 है, तो 1 इंटू क्या मानते हैं हम लोग, 1 स्क्वायर। मीन्स हमारा 2x प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आप क्या करेंगे कि होमोजीनियस बना दिया। होमोजीनियस जो इक्वेशन आई है वो क्या है, OA एंड OB का कंबाइंड इक्वेशन है। अब वो अगर क्या है कि 2 परपेंडिकुलर लाइंस रिप्रेजेंट करता है, तो फिर क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, ये 3 हो गया, यहाँ से कितना, माइनस, इट मींस -5 प्लस यहाँ से कितना हुआ, 4 हुआ, यहाँ से y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हुआ।
ये हमेशा ही जीरो हो रहा है, लेमडा से इंडिपेंडेंट आ रहा है, दैट मीन्स हमारा क्या होगा कि हमारा ये लाइन इस कर्व को हमेशा जिन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उन दोनों पॉइंट्स को अगर ओरिजिन से ज्वाइन किया जाए तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो एनी रियल वैल्यू ऑफ लेमडा इज पॉसिबल फॉर दिस कंडीशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैट्रिक्स मैचिंग टाइप का है। तो उसका फर्स्ट पार्ट है मॉडुलस फंक्शन का यूज किया गया, मॉडुलस में इक्वेशन है। तो वो इक्वेशन आपकी है मॉडुलस ऑफ 7x + 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 3x - 8। ये 3x - 8 उस तरफ था तो इस तरफ हमने लिख दिया है इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4x + 9। तो इसमें आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो इसको हम इस इक्वेशन को, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको थ्योरी में कराए गए लेक्चर्स में, तो आप 8 - 3x भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4x + 9। तो अब क्या बन चुका है, ये मॉडुलस में इक्वेशन बन गए मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस b। ये कब ट्रू होता है, जब ab ग्रेटर देन और इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब ये अगर ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स हमारा 7x + 1 इंटू हमारा 8 - 3x क्या होगा, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारा 7x + 1 इंटू 3x - 8 ग्रेटर देन लेस देन और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का इंटरवल क्या निकल कर आया, -1/7 to 8/3। अब इसमें आपको निकालना क्या था आपको निकालना ये था कि हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज आर पॉसिबल। तो इंटीग्रल वैल्यूज हमारी क्या क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 हमारी इंटीग्रल वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। अब बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट में क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। टू का बी पार्ट है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 6 - x x² - 4 इज इक्वल टू 2 + x/x + 2। तो बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए डिनोमिनेटर कभी भी हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू +-2। ये तो डिफाइंड होने के लिए हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि इधर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इधर आएगा 2x + 4 + x/x + 2। x इज नॉट इक्वल टू -2 तो ये फैक्टर x + 2 है और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 6 - x इज इक्वल टू 3x + 4 इंटू क्या हो गया, x - 2। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 3x², ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा -6x, ये आएगा 4 मतलब -x आ गया बेसिकली, और ये कांस्टेंट कितना आएगा -8 और ये इधर जाएगा तो -14। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या हो चुकी है, बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक के हमारे रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, एक आपको ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि x इज इक्वल टू क्या होगा, -2 रूट हो जाएगा। दूसरा वैल्यू x का क्या निकल कर आएगा, -7/3। तो बेसिकली x इज नॉट इक्वल टू -2 था, उसके लिए डिफाइंड नहीं है जो भी गिवन इक्वेशन है, तो फिर x इज इक्वल टू -7/3 हो गया। तो फिर इसमें क्या पूछा था, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, तो वो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। उसमें क्या है, आपको ये निकालना है किसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा, वो x की वैल्यूज निकालना है। तो सी पार्ट आपका होगा fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 2x माइनस log ऑफ 2x माइनस 1 टू द बेस हाफ अपॉन x² माइनस 2x माइनस 8। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2x माइनस 1 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 8 ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा सा क्या लिखा जा सकता है, नीचे डिनोमिनेटर के फैक्टर करके, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं,
एक रूट आपका हो रहा है -2 और दूसरा क्या हो रहा है +4, मीन्स x + 2 इंटू एक्स -4 ऐसा आ गया। अब इस ये डिफाइंड कब होगा कि जब हमारा 2x - 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। लॉग के अंदर ये नंबर है, इसका लॉग लिया गया, मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन हाफ। अब आपको ये भी मालूम होता है कि अगर बेस हमारा 0 से 1 के बीच में है तो लॉग का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से होता है। और ये भी आपको मालूम है कि x + 2 इंटू ये जो फैक्टर है हमारा, दो लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया गया है, इसका अगर साइन वगैरह डिसाइड करें तो ये हमारा -2 हुआ, ये 4 हुआ। मीन्स हमारा x अगर 4 से बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये 4 से अगर बड़ा हुआ तो फिर पॉजिटिव रहेगा, और हमारा -2 से 4 के बीच में होगा तो क्या रहेगा, बेसिकली हमारा x हाफ से बड़ा होना चाहिए था, तो ये हमारा हाफ से 4 तक के लिए क्या होगा, ये फैक्टर निगेटिव होगा। और जब ये हमारा 2x - 1 0 से 1 के बीच में होगा, ये 1,0 पॉइंट होता है, तब ये भी पॉजिटिव होगा। और हमारा क्या होगा कि ऐसे आप सोच सकते हैं कि ये हमारा अगर क्या हुआ 0 से 1 के बीच में तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और उस केस में हमारा क्या रहेगा, अगर x हमारा 4 से भी छोटा है तो ये भी हमारा फैक्टर निगेटिव रहेगा। तो ये आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको ये पॉजिटिव पूरा एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होना चाहिए। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी पार्ट। तो डी पार्ट में आपको क्या करना है कि एक फंक्शन दिया गया है, उसकी रेंज दी गई है, और एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर को निकालना है जिसके लिए वो रेंज होना चाहिए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। y = sin² x + 2 sin x + a, और इसकी रेंज दी गई है 3 to 7। तो इसकी अगर रेंज निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं sin x + 1 का होल स्क्वायर प्लस a - 1। अब बेसिकली ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है और रियल नंबर सी हैं सबके सब, तो ये ग्रेटर देन और = 0 होगा। तो फिर a - 1 कितना होना चाहिए, यही मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम कितना था, 3 के बराबर। दैट मीन्स a - 1 = 3, मीन्स a = 4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। उसमें हमारा वो भी मैट्रिक्स मैचिंग टाइप का है। उसमें फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है कि दो सर्कल है जिनका रेडियस क्या है, हमारा 1 यूनिट है, वो एक दूसरे को टच करते हैं। तो ऐसे कितने सर्कल्स होंगे जो इन दोनों सर्कल्स को क्या करें, टच करें और 4 रेडियस के हों। तो बेसिकली हमारा थर्ड का ए पार्ट का बात करें तो दो सर्कल ऐसे हैं यूनिट सर्कल के XY प्लेन में जो एक दूसरे को टच करते हैं, इनकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। तो ऐसे सर्कल चाहिए जो इन दोनों को टच करें और रेडियस कितना होना चाहिए, 4 के बराबर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये लेंथ किसके बराबर हो गई, 4 के बराबर। तो एक सेंटर ये मान लें तो एक ये सर्कल पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा एक ये अगर मान लिया जाए, ये अगर सेंटर मान लें तो इस 4 रेडियस का ये एक सर्कल पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें तो दोनों को टच करना चाहिए, 4 रेडियस होना चाहिए। तो ये सर्कल ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, ऐसे करके ये एक हो जाएगा सर्कल पॉसिबल। और क्या होगा, यहाँ पर टच करे ऐसा एक सर्कल भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये कितने सर्कल हो गए, 4 सर्कल। और हमारे 2 सर्कल कौन से पॉसिबल होंगे वो भी आप देख सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं ना कि ये क्या करें, यहाँ पर ऐसे टच कर जाए और ये क्या हो जाए, 4 रेडियस हो जाए, या फिर क्या हो जाए कि इस तरीके से। तो ये कितने सर्कल हो जाएंगे आपके, टोटल 6 सर्कल्स होंगे जो इन दोनों गिवन सर्कल को टच करेंगे और जिनका रेडियस क्या होगा, 4 के बराबर हो जाएगा, 4 यूनिट रहेगा। अब बात करते हैं बी पार्ट इसका। तो बी पार्ट में क्या दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज किया गया है, उसकी वैल्यूज को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो वो वैल्यूज आपकी दी गई हैं 3 cosec स्क्वायर 20 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 20 डिग्री
प्लस 64 साइन स्क्वायर 20 डिग्री। तो इस टाइप के जब भी आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होंगे तो क्या है कि इसको ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से टर्म्स को कंबाइन करने से हमारा काम बन सकता है। तो इसमें आपको स्ट्राइक करने के ऊपर भी होगा कि कौन कौन से टर्म्स आपस में आप कंबाइन करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और जनरली क्या होगा कि जो भी हमारी नॉन वैल्यूज होती हैं जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45, तो उन्हीं के टर्म्स में ही जनरली ये सिंप्लीफाई होता है या फिर कांस्टेंट कुछ आ जाता है। तो पहले ये दोनों टर्म को ही हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा 3 टाइम्स हमारा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 20 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, इसको 1/sin स्क्वायर 20 डिग्री एलसीएम ले लिया गया। तो अगर ये ऐसा कर दिया गया तो अब इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई अब कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे कि इन दोनों के आप फैक्टर्स कर सकते हैं कि √3 टाइम्स कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इंटू हमारा क्या हो जाएगा √3 कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, ऐसा अपॉन क्या रहेगा। इसमें हम लोग क्या करें 4 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करें तो नीचे का जो 4 होगा तो 4 टाइम्स साइन स्क्वायर 20 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 20 डिग्री क्या बना देगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री बना देगा। अब बात करते हैं कि इसको भी आप एक एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो एक एंगल में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या लिखा हुआ है सिंपली साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ए आपका क्या है 60 डिग्री एंड बी क्या है आपका 20 डिग्री है। तो ये साइन हमारा 60 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 है। 1/2 का मतलब क्या हुआ हमारा कॉस 60 डिग्री। तो बेसिकली ये क्या बन गया आपका 8 16 टाइम्स, और ये क्या हमारा बनेगा, ये बन गया हमारा साइन ऑफ हमारा 60 माइनस 20 मतलब 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ हमारा 80 डिग्री, ऐसा बन गया है। नीचे क्या है हमारा साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री साइन 40 डिग्री कट गया। इसको क्या लिख दिया जाए 2 टाइम्स साइन 40 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री। तो साइन 40 डिग्री फिर से एक कट जाएगा तो ये बेसिकली बन करके आ गया 32 कॉस 40 डिग्री, ऐसा बन गया। और बचा हुआ क्या टर्म है ये 60 प्लस 64 साइन स्क्वायर 20 डिग्री। अब क्या करेंगे इसको साइन स्क्वायर 20 डिग्री को आप क्या कर सकते हैं कि cos 20 डिग्री के cos 40 डिग्री के टर्म्स में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये 32 cos 40 डिग्री प्लस 32 इंटू 1 माइनस cos 40 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 32 cos 40 डिग्री और ये माइनस 32 cos 40 डिग्री आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 32 के बराबर। तो ये 32 क्या है आपका k का वैल्यू हो जाएगा। अब k किससे किससे डिविजिबल है ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया था। तो अब ये 32 आपको मालूम है कि 2 से डिविजिबल होता है, 4 से होता है, 8 से होता है, 6 से नहीं होगा। तो वो सारे आप ऑप्शन को मैच करा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बात करते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट ऐसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी था। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m for which the two given lines have integral coordinates of point of intersection. The lines are mx plus 2y is equal to 6 and 2x plus y is equal to 2, ऐसा है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर ये दिया गया तो फिर से आपको इसमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे आप, ये बन जाएगा सब्ट्रैक्ट करने हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो m-4 टाइम्स x इज इक्वल टू क्या बनेगा ये आपका +2 रहेगा। लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या आया था -2 आया था राइट हैंड साइड में। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2/m-4। तो अब आपका m-4 क्या क्या हो सकता है, m आपकी इंटीग्रल वैल्यूज ही है तो +-1 +-2। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा x कोऑर्डिनेट तो आपका सर्टेनली इंटीग्रल वैल्यू ही आएगी।
अब y भी इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, तो वो आप क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पे x की वैल्यू रख के y कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो स्ट्रेट लाइन में, तो ऑब्वियसली ही हमारा लाई करेगा। अब बात करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। डी पार्ट में बोला गया है, डी पार्ट है कि हमारा इक्वेशन दी गई है एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 4। ये बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसको आपको समझना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो इसको तो हम लोग करना जानते नहीं है कि ये इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज किया गया, तो कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। लेकिन क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 4 ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर बात करें तो ये वैल्यू आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है तो वो हमारी -3 से 0 के बीच में लाई करेगी। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, -3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो फिर अब इसका भी वही x का वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, जिसके लिए क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4 शुड लाई इन द इंटरवल, हमारा क्या होना चाहिए, -3 से 0 के बीच में लाई करना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, तभी हमारा वही x ही हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ग्राफ प्लॉट करना होगा इस क्यूबिक फंक्शन का, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4 का। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे, ये स्टैंडर्ड मेथड है, आपको बहुत बार बताया गया है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3, और इस ये 0 कब कब हो रहा होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे, तो f1 का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करें f1 तो -6 आएगा। f ऑफ -1 का अगर बात करें वो किसके बराबर होगा, वो आपका -2 के बराबर रहेगा। तो आपकी जहां पर f डैश x 0 के बराबर है उसकी वैल्यू आपकी क्या क्या निकल कर आ गई, -6 एंड -2, और f0 आपका किसके बराबर है, -4 के बराबर है। तो अगर ये ग्राफ बनाएं आप तो देखने में कैसा होगा, इस तरीके से होगा, ऐसा ये आपका ग्राफ बन चुका है, 1, -6, 0, -4, -1, -2। तो बेसिकली क्या है कि इस फंक्शन की वैल्यू होना क्या चाहिए, होना चाहिए सिर्फ -3 से 0 के बीच में। अगर आप f2 का वैल्यू निकालें तो f2 का वैल्यू जो आएगा निकल कर वो कितना आएगा, यहाँ से f2 8 हो गया ये, और ये हमारा 10 मीन्स -2। f2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -2। f3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, f3 इज इक्वल टू आएगा हमारा 14 के बराबर। आप देख सकते हैं कि f3 इज इक्वल टू 14 के बराबर आएगा। तो बेसिकली मीनिंग ये हुआ कि हमारा यहाँ पर 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 2 पे आ रही है वैल्यू -2, और ये हमारी 3 पे कितनी है, 14, ये तो क्रॉस कर गया, तो ये हमारा 3,14 पॉइंट होगा ऐसा। तो बेसिकली इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, -3 से 0 के बीच में। तो एक हमारी इंटीग्रल क्या क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की पॉसिबिलिटीज हैं वो आपको चेक करना है। तो एक तो ये वैल्यू हो गई कि इसके और इसके बीच में अगर है x तो फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, हमारा 2 के बराबर। अगर इसके बीच में हुआ ये -2 से इसके बीच में भी तो x हो सकता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 से 2 के बीच में x रहेगा। इसमें अगर बात करें 0 से 1 के बीच में तो कोई भी हमारा x ऐसा नहीं है जिसके लिए हमारा जो फंक्शन है एक्स क्यूब -3x -4 उसका वैल्यू आपका -3 से 0 के बीच में लाई करे। लेकिन ये -2 है, -1 पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की और क्या पॉसिबिलिटी बनती है, -1 भी बनती है। और इस तरफ अगर बात करें तो आपको ये सोचना होगा कि f ऑफ -2 किसके बराबर है, तो उसको हम लोग अगर चेक करें तो f ऑफ -2 आएगा -8, -12 और ये हमारा 6, तो ये आएगा -6।
तो ये हमारा -6 है, तो बेसिकली इसके बीच में भी एक वैल्यू हो सकती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का और क्या एक वैल्यू पॉसिबल हो गया, -2 के बराबर। अब ये अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की ये 4 वैल्यू ही पॉसिबल हो सकती हैं, तो फिर आप क्या करें कि जो ओरिजिनल इक्वेशन दी गई है उसमें ये सब्स्टिट्यूट करके ये हमारा x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू बेसिकली हुआ क्या, 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4। तो एक्स क्यूब क्या क्या निकल कर आएगा, पहले अगर बात करेंगे -1 के लिए, तो -1 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 के बराबर है, दैट मीन्स हमारा x कहां से कहां के बीच में आना चाहिए, आपका -1 से 0 के बीच में ही होना चाहिए। तो वो क्या निकल कर आया, 1 के बराबर। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू -1 था, तो ये वैल्यू तो एक्सेप्टेबल होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या लिया है आपने, -1 लिया है, तो फिर ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई। इसी तरीके से एक्स क्यूब इज इक्वल टू इसके लिए क्या आएगा, अगर -2 यहाँ पर रख दें, अगर -2 रखेंगे तो ये -6 मीन्स -2। तो बेसिकली हमारा यहाँ से वैल्यू एक्स क्यूब ही आपको निकालना क्या था क्वेश्चन में, कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो x1 x2 से लगाकर xk तक है। तो आपको निकालना था समेशन xi क्यूब एंड i इज इक्वल टू 0 से हमारा k तक था। तो ये आपको बेसिकली निकालना है। तो x क्यूब की एक ये वैल्यू पॉसिबल है। एंड आप ये ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 लिया है, उसमें x हमारा क्या आ रहा है, निकल कर -2 से -1 के बीच में ही निकल कर आ रहा है। तो ये एक वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएगी। इसी तरीके से एक्स क्यूब इज इक्वल टू इसके लिए अगर बात करें तो ये 7 हो जाएगा, तो ये भी आपका एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा। एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू इसके लिए क्या आएगा, 2 अगर रख दिया जाए यहाँ पर, अगर 2 रख देंगे तो ये 6 10 मतलब 10 के बराबर आ जाएगा। और इसका क्यूबिक रूट मतलब 2 पॉइंट कुछ आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या यूज किया है, 2। तो ये 3 वैल्यू आपकी क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो ये 10 + 7 - 2 कितना हो गया, 15। तो आपका आंसर ये कितना हो जाएगा, 15। तो ये बहुत ही अच्छा लॉजिकल और समझने वाला क्वेश्चन था, तो इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या दिया गया है, इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल्स, 2 सर्कल दिए गए हैं, उसमें हमारा कॉमन कॉर्ड को डायमीटर मान के सर्कल का इक्वेशन बेसिकली निकालना है। तो ये 2 सर्कल हो गए, इनकी इक्वेशन आपको क्या दी गई है, इक्वेशन है x² + y² - 4x - 5 = 0, x² + y² + 8y + 7 = 0। ये आपको दिया गया है। तो अगर ये कॉमन कॉर्ड हमारी क्या है, ए बी कॉमन कॉर्ड है, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आपको तुरंत मालूम है। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2। तो ये क्या बनकर आया, ये आपका आएगा इक्वेशन 2 - 1 कर दें, माइनस बाहर हो जाएंगे, तो 8y + 4x + 12 = 0। दैट मीन्स हमारा 2y + x + 3 = 0। ये कॉमन कॉर्ड हो गई। अब आपको मालूम ही है कि इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ कोई भी सर्कल वो क्या होता है, वो s1 + λ s2 = 0 होता है। ऐसा आप तुरंत बोल सकते हैं। तो फिर या फिर आप क्या बोल सकते हैं, s1 + λ l = 0। l क्या है आपका, ये लाइन है। तो लाइन का इक्वेशन आपको आ ही चुका है। s1 आप क्या ले लें, ये ले लें। तो ये क्या बन गया, x² + y² - 4x - 5 + λ टाइम्स 2x + y + 3 = 0। ये फैमिली ऑफ सर्कल हो गया। इसका अगर सेंटर का बात करें तो सेंटर आपका क्या होगा, माइनस टाइम -4 + 2 λ/2 एंड y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा सेंटर का, वो हो जाएगा -λ/2। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा जो होना चाहिए
वो कहाँ पर होना चाहिए, वो हमारा कॉमन कॉर्ड में ही होना चाहिए। तो इस पॉइंट को आप क्या करें, इस लाइन में रख दें कॉमन कॉर्ड में, तो फिर लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू अगर निकल कर आ गई तो वो लेमडा यहाँ पर रखने पर ये सर्कल निकल कर आ जाएगा। कौन सा सर्कल, यूनिक सर्कल, जिसमें क्या होगा कि ए बी डायमीटर का काम करेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि s1 प्लस लेमडा s2 इज इक्वल टू 0 कर दिया। जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं इस जनरल फैमिली ऑफ सर्कल के, उनको इसमें सेटिस्फाई करा दें तो लेमडा की वैल्यू आएगी। वो लेमडा सब्स्टिट्यूट करके आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये जो दोनों सर्कल दिए गए हैं इनके आपको सेंटर भी मालूम है, तो आप ऐसे करें कि ये आपको कॉमन कॉर्ड भी पता चल गई, ये भी पता चल गया, ये आपको रेडियस तो मालूम ही है, और ये हमारा सेंटर से कॉमन कॉर्ड का ये डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। तो आपको ये पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसका रेडियस ही बता सकते हैं कि हमारा जो ए बी को डायमीटर मान के सर्कल है उसका रेडियस क्या है। तो अब रेडियस का फॉर्मूला आपको यहाँ से तुरंत लगा सकते हैं कि आपको जनरल अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल दी जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो रेडियस का फॉर्मूला आपको सबको याद ही होता है कि स्मॉल r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c के बराबर। तो ये आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, लेट L बी द रीजन कंटेनिंग द पॉइंट्स x, y ऑन द xy प्लेन। ये आपको बेसिकली क्या है कि ये xy में रिलेशन दिया गया है, और ये आपको ग्राफ्स वगैरह में भी बताया गया होगा, फंक्शन में भी बताया गया होगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये एक रीजन रिप्रेजेंट करेगा, एरिया रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसमें हम लोग देखें तो ये कैसे बनेगा, क्या तरीका होता है। तो बेसिकली आप ऐसे सोचते हैं कि ये हमारे दोनों पॉजिटिव से ओपन हो जाएं, दोनों निगेटिव से ओपन हो जाएं, इस टाइप से आप सोचते हैं इनको। चार तरीके से ये ओपन हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर ये पॉजिटिव से ओपन हो जाए, ये निगेटिव से ओपन हो जाए, तो फिर क्या बन जाएगा, ये 3y प्लस y मीन्स 4y लाइज इन द इंटरवल। इसको अगर आप अच्छे से समझ लें यहीं पर, तो क्या होगा, कैसे ये हमारा ग्राफ बनता है इसका, वो आपको समझना पड़ेगा। तो अगर क्या हुआ कि ये पॉजिटिव से ओपन हो गया, ये पॉजिटिव फर्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट मॉडुलस का साइन, ये निगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा 4y किस इंटरवल में है, 4 से लगाकर ये हमारा 2 से लगाकर 4 के बीच में, मीन्स 1/2 से 1 के बीच में। तो y हमारा 1/2 से 1 के बीच में कैसा होगा, इस तरीके से ये लाइन होगा। बेसिकली कौन सा रीजन हो गया, इन दोनों लाइन के बीच का ये रीजन हो गया। अब यही अगर क्या हो जाए कि ये हमारा निगेटिव से ओपन हो जाए, और ये कैसे ओपन हो जाए, हमारा ये पॉजिटिव से ओपन हो जाए, मीन्स हमारा ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो फिर हमारा क्या रहेगा -4y लाइज इन द इंटरवल ऐसा 2 to 4। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या होगा, y कहां से कहां के बीच में हो गया, -1/2 से -1 के बीच में, ऐसा y का वैल्यू रहेगा। अब दूसरा चीज, ये पॉजिटिव ऐसा ओपन हो जाए, पॉजिटिव ही ओपन हो जाए, तो ये क्या रहेगा 2x प्लस 2y लाइज इन द इंटरवल हमारा क्या 2 to 4, मतलब x प्लस वाई लाइज इन द इंटरवल हमारा क्या है 1 से 2। तो x प्लस वाई का अगर लाइन बनाए तो वो आपको कैसा दिखेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अगर माना जाए तो वो यहाँ से पास करेगा, और ये दिखेगा कैसा, इस तरीके से दिखेगा ऐसा। ऐसे ही x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 2 किया जाए तो वो कैसा दिखेगा, ये ऊपर की तरफ ऐसा दिखेगा। और ऐसे ही अगर बात करें कि ये हमारा कैसे ओपन हो जाए, ये निगेटिव से ये निगेटिव से, तो वो आएगा क्या हमारा -2x माइनस 2y लाइज इन द इंटरवल हमारा 2 to 4, ऐसा मीन्स -x माइनस y लाइज इन द इंटरवल हमारा 1 to 2। तो अब अगर इसको प्लॉट करना हो तो फिर ये कैसे आएगा, वो इस तरफ आएगा ऐसा, तो ये लाइन बन जाएगी ऐसी कुछ,
और फिर और कैसी लाइन होगी, एक इस तरफ लाइन होगी, ऐसी लाइन बन जाएगी। तो बेसिकली बनेगा क्या, कौन सा रीजन आपका कॉमन आएगा वो आपको सोचना पड़ेगा, इसके बीच में होना चाहिए। तो बेसिकली आपका रीजन बन गया, अगर इसको दूसरे कलर के मार्कर से बनाएं तो ये आपका बन जाएगा ऐसा, ये रीजन, ये एक पैरेललोग्राम बन गया आपका। और दूसरा पैरेललोग्राम का अगर बात करें तो वो ये बन चुका है। इनके सबके इक्वेशंस आपको मालूम है, ये दो पैरेललोग्राम बन चुके हैं आपके, और ये चारों लाइंस मालूम है। और ये क्या है, ये तो y इज इक्वल टू हाफ लाइन था, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये y इज इक्वल टू 1 था, ये y इज इक्वल टू माइनस हाफ था, ये y इज इक्वल टू क्या था हमारा -1 था। तो बेसिकली कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये आपका कॉमन रीजन हो जाएगा ऐसा, ये जो शेडेड पोर्शन है। तो ये आपको ऑप्शन सब इसके कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे वो अगर बात करें तो R इज इनक्लोज्ड बिटवीन टू पैरेललोग्राम्स हो जाएगा। इसमें रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल कब हो जाता, जब ये हमारा मॉडुलस ऑफ x प्लस 3y की जगह पर x प्लस वाई होता, तब वो क्या बन जाता, हमारा रेक्टेंगल बन सकता था। ऐसे ही बात करें तो ये ऑप्शन हो गया। एरिया निकालना है तो इस रीजन का एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको ये सब जो भी साइड्स हैं इनकी इक्वेशंस वगैरह मालूम है, तो आप इनको आसानी से निकाल सकते हैं। ये लाइन भी आप बता सकते हैं कि क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाइन था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लाइन था, ये हमारा क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 लाइन था, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। तो बेसिकली ये ग्राफ इस तरीके से बनता है। इसको आपको याद ही रखना होगा कि ये क्लोज्ड कर्व होता है और एक रीजन रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका शीट का ही क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स हमारा 3 प्लस साइन बीटा टाइम्स x प्लस 2 cos अल्फा टाइम्स y इज इक्वल टू 0 means this circle passes through the origin x square plus y square plus 2 times cos alpha times x plus 2 times हमारा कैपिटल C टाइम्स y इज इक्वल टू 0। ये दोनों सर्कल क्या हैं, आपके बोला गया कि टचेज ईच अदर, ये एक दूसरे को टच करते हैं। तो हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैपिटल C की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, साइन बीटा क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली दोनों सर्कल अगर क्या है, दोनों सर्कल अगर ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो फिर क्या रहेगा कि दोनों अगर टच करते हैं तो ये इस तरीके से टच कर सकते हैं ऐसा, या फिर क्या हो सकता है एक्सटर्नली टच कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर बात करें तो ओरिजिन ही वो टच करने वाला पॉइंट होगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि dy बाई dx मीन्स हमारा ओरिजिन पे टच करें तो दोनों सर्कल्स के लिए, सर्कल 1 एंड सर्कल 2 के लिए हमारा dy बाई dx ओरिजिन पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। या फिर और क्या बोल सकते हैं आप, इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी बोला जा सकता है कि जो भी हमारे C1 एंड C2 ये जो सेंटर होंगे इन दोनों गिवन सर्कल के एंड ओरिजिन, इनको ज्वाइन करने मतलब ये तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। तो बच्चों अगर इसमें देखें कि हमारा ये ओरिजिन को O से डिनोट किया जाए तो हमारा इसका स्लोप और OC1 का स्लोप एंड OC2 का क्या हो जाए, अगर सेम हो जाए तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो अब ये बनकर क्या आया उसको आपको देखना है। तो C1 सेंटर आपका क्या है, इसका C1 सेंटर है आपका -3 प्लस साइन बीटा बाई 2 कॉमा माइनस कॉस अल्फा, ये आपका C1 सेंटर हो गया। C2 सेंटर है आपका माइनस कॉस अल्फा कॉमा माइनस C, ये आपका C2 सेंटर है। तो बेसिकली ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या हो गया, माइनस कॉस अल्फा अपॉन -3 प्लस साइन बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू -C अपॉन
माइनस कॉस अल्फा, ये आपका क्या हो चुका है, ये आपका स्लोप दोनों इक्वल कर दिए गए, जिसके लिए ये दोनों सर्कल टच कर रहे होंगे। तो ये माइनस माइनस सब गायब हो जाएंगे। तो c इज इक्वल टू बेसिकली क्या निकल कर आया, कैपिटल C इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 3 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आ गया। अब बच्चों c का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, अल्फा एंड बीटा आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, तो फिर अब न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो ये कब होगा कि जब हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाए एंड हमारा साइन बीटा क्या हो जाए, -1 हो जाए, देन ओनली c विल बी मैक्सिमम। तो फिर इसमें कौन कौन सा ऑप्शन हो गया और वैल्यूज क्या क्या, वैल्यू क्या होगी c मैक्सिमम की, 2/2 मीन्स 1 हो जाएगी एंड साइन बीटा विल बी -1 मीन्स हमारे सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे बेस्ड है। आपने बाइनोमियल थ्योरम में मल्टीनोमियल थ्योरम भी पढ़ा होगा कि हमारे दो से ज्यादा अगर वेरिएबल्स हैं तो उसका एक्सपेंशन कैसे किया जाता है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी प्लस सी की पावर 10, इसको अगर एक्सपेंड करें तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स के लिए आपका फॉर्मूला ही होता है कि अगर ये यहाँ पर होता है a1 a2 से लगाकर am की पावर n, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको इस फॉर्मूले के कई तरीके के प्रूफ भी बताए गए होंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो ये क्या होता है कि n प्लस m माइनस 1, रॉड मेथड से भी आपको बताया गया होगा, n प्लस m माइनस 1 c m माइनस 1। तो इस केस में इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10 हो गया, m इज इक्वल टू कितना है 3 के बराबर। दैट मीन्स हमारा 12c2 आपका क्या रहेगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये नंबर ऑफ क्या होंगे, टर्म्स होंगे, डिफरेंट टर्म्स होंगे। अब इसको अगर सिंप्लीफाई भी हम लोग कर लें तो कितना आ गया, 12 इंटू 11/2, दैट मीन्स हमारा कितना आ गया 66। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आपको इनके कोफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, जैसे कोफिशिएंट आपको किसका निकालना है, a की पावर 8 इंटू b इंटू सी, a की पावर 4 इंटू b की पावर 5 इंटू सी क्यूब, a की पावर 4 इंटू b की पावर 5 इंटू सी। तो बेसिकली अगर इनके कोफिशिएंट्स निकालना है तो उसका आपको कोफिशिएंट का फॉर्मूला भी आपको मालूम ही होता है, क्या होता है कि जैसे ये एक्सपोनेंट अगर इनके काउंट किए जाए तो वो 8 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 10 आ गया। तो यहाँ पर भी ये 10 ही फैक्टर होना था, मीन्स बिल्कुल इसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आएगा। लेकिन अगर सेकेंड टर्म का बात करें तो ये 9 प्लस 3 मीन्स 12 आ रहा है, मीन्स इसका कोफिशिएंट आपका 0 होगा। ऐसा कोई भी टर्म नहीं आया होगा कि a की पावर 4 इंटू बी की पावर 5 इंटू सी क्यूब इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो आया हो, इसका भी कुछ ना कुछ कोफिशिएंट आएगा। तो ये होता क्या है, तो बेसिकली हमारा n फैक्टोरियल अपॉन, ये अगर अल्फा है तो अल्फा फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, ये 1 है तो 1 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल, इसका कोफिशिएंट इसका 0 हो गया। इसका क्या रहेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये आपको बिल्कुल आसान चीज है, आपको थ्योरी में बताया ही गया होगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 भी ये इस टाइप का क्वेश्चन है, स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको आता ही होगा। 84c4 प्लस 6 इंटू 84c5 प्लस 15 इंटू 84c6 प्लस 20 इंटू 84c7 प्लस 15 84c8 प्लस 6 इंटू 84c9 प्लस 84c10।
ये आपको निकालना है। तो ये आपको निकालना है, तो फिर ये कैसे निकल कर आएगा वो आपको सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए टर्म्स को आप कंबाइन करते हैं। तो जैसे ये 84C4 है, तो एक इससे टर्म ले लिया जाएगा तो 84C5 रहेगा, प्लस फिर ये कितना बच गया 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स इससे लिया तो ये बन जाएगा 84C5 प्लस 84C6, फिर प्लस 10 टाइम्स हमारा क्या होगा 84C6 प्लस 84C7, फिर क्या होगा 10 टाइम्स हमारा 84C7 प्लस 84C8, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या रहेगा 5 टाइम्स आपका 84C8 प्लस हमारा 84C9 होगा, प्लस हमारा क्या रहेगा 84C9 प्लस 84C10 हो जाएगा। अब इसको कंबाइन करें तो ये कितना होता है, ये आपको मालूम ही होगा कि 85C5 ऐसा होता है, प्लस ये 5 टाइम्स क्या बन गया 85C6 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 10 टाइम्स आपका 85C7 बन जाएगा। फिर ये क्या बनेगा, ये 10 टाइम्स आपका 84C8 बन जाएगा। फिर ये क्या बना होगा 5 टाइम्स 85C9 बनेगा। फिर ये क्या बन गया होगा 85C10 बन गया होगा। अब ये अगर ऐसा बन गया है तो फिर इसको फिर से आप सिंप्लीफाई ऐसे ही कर सकते हैं कि 85C5 प्लस 85C6 वो 86C6 हो जाएगा। तो ऐसे ही कंबाइन करते चले जा सकते हैं आप, तो आप इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे आसानी से। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। नाइन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द सर्कल्स आर सच दैट। दो सर्कल दिए गए हैं तो उसके बारे में आपको कमेंट करना है कि वो कैसे सर्कल्स हैं, एक दूसरे को टच करते हैं कि नहीं, बाहर एक्सटर्नली टच करते हैं कि इंटरनली टच करते हैं, उनकी जो कॉमन टेंजेंट्स होंगी हमारी ट्रांसवर्स टेंजेंट या फिर इंटीरियर जो टेंजेंट्स होंगी तो वो हमारी कैसी होंगी आपस में, उनके बारे में आपको कमेंट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपके सर्कल हैं। तो हमारा इनको अगर आपको बताना है कि कैसे सर्कल हैं तो इनके सेंटर, पहले का सेंटर एंड रेडियस लिखा जाए तो 3,3 एंड रेडियस r1 कितना हो गया, r1 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस मीन्स 3 रेडियस है। दूसरा अगर बात करें तो उसका सेंटर है -3, एंड रेडियस उसका भी कितना होगा r2 इज इक्वल टू 3। अब इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 C2 निकाला जाए तो वो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस हमारा 6 स्क्वायर, ऐसा मीन्स हमारा 2√6 आपका क्या आ गया है, ये डिस्टेंस आ गया सेंटर के बीच का, जो कि आपका क्या होगा, अगर r1 प्लस r2 निकालें तो वो किसके बराबर है, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 6 के बराबर है। और अगर C1 C2 निकाला जाए तो वो किसके बराबर है, 2 इंटू √6। ये अगर देखा जाए तो ये हमारा सेंटर के बीच का डिस्टेंस आएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट मीन्स हमारा 2√2 टाइम्स 6 आएगा, √2 टाइम्स 6 टाइम √2। ये अगर निकल कर आएगा तो ये वैल्यू क्या है आपकी 6 से बड़ी है, 6 से बड़ी है तो ये दोनों सर्कल आपस में कैसे होंगे, सेम रेडियस के सर्कल हैं और वो क्या है, दोनों एक दूसरे को अलग अलग हैं, ये टच नहीं करते हैं। तो अब ये जो भी इसकी एक्सटर्नल टेंजेंट होंगी तो वो क्या करेंगी, वो दोनों पैरेलल होंगी। क्यों, क्योंकि सेम साइज के क्या हैं आपके ये सर्कल्स हैं। अब इसमें आपको ये भी बताना है कि हमारी जो इंटीरियर टेंजेंट्स हैं, इंटरनल टेंजेंट्स हैं, वो आपस में परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। तो उसके लिए भी आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखना होगा।
तो जैसे हमारा इंटीरियर जो भी टेंजेंट्स होंगे तो वो इस तरीके से दिखेंगी। अब ये सेंटर हो गया इसका, इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन किया जाए तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये बन जाएगा। आपको ये लेंथ भी आपको मालूम है, ये लेंथ किसके बराबर है, ये लेंथ आपको मालूम है, ये लेंथ हमारा किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स रूट 2, ये 3 टाइम्स रूट 2 हो गया, ये रेडियस 3 है, दैट मीन्स आपका क्या होगा, ये एंगल 45 डिग्री हो गया। तो ये भी ऐसा ही सिमिलर हमारा इंटरनल टेंजेंट होगा, तो ये 45 एंगल है तो ये भी 45 होगा। तो आप तुरंत बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ट्रायंगल बना के कि ये क्या है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आपस में हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है, 10 तो बहुत ही हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि इसमें हमारा फंक्शन का पीरियड वगैरह निकालना है। तो फंक्शनल इक्वेशन आपकी क्या दी गई है, f ऑफ x माइनस 3 प्लस f ऑफ x माइनस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ये सारे x के लिए वैलिड है, तो फिर आपको इसका पीरियड निकालना है। तो बेसिकली आप में देख सकते हैं, ऑब्जर्व करें कि इनमें आपस में कितने कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो आप x को क्या करेंगे, x प्लस 2 से रिप्लेस करते हैं, ये आपको बताया ही गया होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने लेक्चर में किए होंगे। तो x को x प्लस 2 से ट्रांसफॉर्म किया जाए तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 1, f ऑफ x माइनस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 3 प्लस f ऑफ हमारा क्या रहेगा x प्लस 5, ऐसा इज इक्वल टू 0 के बराबर ऐसा बना होगा। अब बेसिकली ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। अगर इक्वल करें तो ये टर्म कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो वहां से क्या निकल कर आया, f ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 5। अब इसमें आप क्या करें, x को किससे रिप्लेस कर दें, x प्लस 3 से, तो फिर क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 8। दैट मीन्स क्या हुआ, आपको 8 क्या निकल कर आ गया, इसका पीरियड निकल कर आ चुका है। तो फिर क्या होगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें क्या बोला गया है कि समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 16 f ऑफ x माइनस 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल ये भी 0 हो रहा होगा, इसको 4 पार्ट में आप कन्वर्ट कर लें कि r का वैल्यू 1 रख दिया तो f ऑफ x माइनस 3 प्लस f ऑफ x माइनस 5 प्लस f ऑफ x माइनस 7 प्लस f ऑफ x माइनस 9, इस टाइप से जो टर्म्स होंगे वो इसी टाइप के टर्म्स आपके बनेंगे। तो 4 के पेयर, उनका सम क्या हो जाएगा, हमारा 0 के बराबर होगा। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ये फोर्थ ऑप्शन आपका था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है, 11 में आपको ये बताना है, चारों ऑप्शंस से ही आपको अप्रोच करना होगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है, कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ मॉडुलस x इज इक्वल टू x प्लस मॉड x इन द इंटरवल माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई, इसके बीच में 5 सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो अब ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है वो आपको डिसाइड करना है। तो अगर आप क्या करें कि ले लें, इफ x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, ऐसा अगर लिया जाए तो फिर क्या सिचुएशन होगी, ये बन जाएगा 2x बन जाएगा और ये हमारा क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ साइन x बन जाएगा ऐसा। तो अगर इसका ग्राफ आप बनाएं तो मॉडुलस साइन x का ग्राफ आपको x ग्रेटर देन 0 है तो 0 से 2 पाई के लिए ही बनाना होगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। ऐसा अगर बनेगा तो फिर क्या रहेगा, ये हमारा 2x है तो ये हमारा इस तरीके से ऐसा जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 0 ही यहाँ से एक सॉल्यूशन निकल कर आ पाएगा और ये कभी भी कट नहीं करेगा। ये आपको बताया ही गया है कि हमारा x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू साइन x हमेशा होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब x अगर क्या हो जाए कि x आपका निगेटिव हो जाए,
इफ x इज लेस देन 0। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन सिर्फ एक निकल कर आया। x लेस देन 0 जब हो जाए तो फिर ये क्या रहेगा हमारा, इस तरफ 0 बन जाएगा और इस तरफ हमारा क्या रहेगा, ये हमारा मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो ये कब कब 0 हो रहा होगा, इसके लिए आप तुरंत क्या कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं x, लेकिन लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा -2 होगा, -पाई होगा, यही दो वैल्यू हमारी क्या होंगी, एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये कितने सॉल्यूशंस आ गए इस गिवन इक्वेशन के, 3 आ गए, जबकि आंसर में क्या इसमें दिया क्या गया है, स्टेटमेंट में 5 दिया गया है, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारा इसका क्या है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ tan 4x इज इक्वल टू cos x। tan 4x इज इक्वल टू cos x, इसके क्या करना है, 0 से पाई के बीच में सॉल्यूशंस निकालना है। तो बेसिकली आपको इसके लिए क्या होगा, बेस्ट मेथड होगा कि आप ग्राफ से ही नंबर ऑफ हमारे सॉल्यूशंस निकाल लें। बी सेकंड ऑप्शन है ये। तो ग्राफ अगर बनाया जाए तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, 0 से पाई के लिए यही चाहिए तो यहाँ तक ही बनेगा। अब 0 से पाई के बीच में इसका हमारा पीरियड कितना हो जाएगा, tan 4x विल हैव पीरियड पाई बाई 4। क्यों, क्योंकि हमारा इसका पीरियड tan x का पीरियड पाई होता है, तो tan 4x का पीरियड क्या होगा, पाई अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, पाई बाई 4 का ये लाइन हो गया, ये हमारा 3 पाई बाई 4 का लाइन, ये हमारा x इज इक्वल टू पाई, ये x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो बेसिकली क्या रहेगा, इसका अगर ग्राफ बनाए आप तो इस तरीके से बनेगा। एक ये ग्राफ बना होगा, एक ये करके ऐसा ग्राफ बना होगा, और एक ऐसे करके ऐसा ग्राफ बनेगा, और एक ऐसे करके ऐसा ग्राफ बनेगा। तो बेसिकली ये कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं, 4 आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल कर आ जाएंगे। तो 4 इंटरसेक्शन अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल कर आए, ये हमारा क्या होगा, ये एक्चुअल में अगर बात करें तो ये ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा। ये ग्राफ हमारा tan 4x का 0 से पाई बाई 4 के बीच में बनाना है, तो एक्चुअल में हमारा ऐसे बना होगा। और फिर क्या होगा, ये ग्राफ आप बना सकते हैं। तो इसमें हमारा कितने सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे, 5 सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। इसको आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। प्लॉट करें प्रॉपरली, इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड हो जाएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4 पीरियड होगा। और ये हमारा कहां से कहां के बीच में ये प्लॉट किया जाएगा, -पाई/8 से +पाई/8 के बीच में, फिर ऐसे इधर किया जाएगा। तो वो सारी चीजें आप प्लॉट कर सकते हैं। तो वहां से आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, 5 सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। वो ग्राफ आप आसानी से बना लें। ये ग्राफ हमारा थोड़ा सा क्या होगा कि पाई/8 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे सॉल्यूशंस 5 निकल कर आ जाएंगे। अब बात करते हैं इसका थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या करना है, सॉल्यूशंस निकालना है कि 2 की पावर, थर्ड ऑप्शन है हमारा कौन से 11th क्वेश्चन का, 2 की पावर cos x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin x। इसका आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन निकालना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो बेसिकली आपको हमारा मॉडुलस ऑफ sin x का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। और अगर 2 की पावर cos x का ग्राफ बनाए तो हमारा अगर x 0 हुआ तो ये 2 वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर x हमारा क्या हुआ, पाई हुआ, तो यहाँ पर होगा पाई पे कितना हो जाएगा, ये 1/2। तो बेसिकली इसका ग्राफ आपका अगर प्लॉट करें तो ये पाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और ये ग्राफ ऐसे करके ऐसा जाएगा। और x इज इक्वल टू हमारा 2 पाई पे कितना ही होगा, ये 2 के बराबर हो जाएगी वैल्यू। ऐसा ग्राफ बनेगा एक्चुअल में अगर 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन बनाते हैं।
ये हमारा कितने सॉल्यूशंस निकल कर आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 2 3 4। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 4 ही दिया गया था कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 की पावर cos x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin x इन द इंटरवल 0 to 2 पाई r4। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, चौथा ऑप्शन है 2 की पावर मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर क्या है हमारा मॉडुलस ऑफ x इंटू ln4, ऐसा दिया गया है। तो बेसिकली अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा जो भी स्क्वायर रूट है तो ये नीचे 2 आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं e की पावर मॉडुलस ऑफ x अपॉन 2 ln, ये हमारा 2 और ये 2 ऐसे लिख सकते हैं। 4 को 2 का स्क्वायर लिखा गया तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये मॉडुलस ऑफ x इधर आ जाएगा। तो बेसिकली ये 2 की पावर मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू ये बनकर आ चुका है। अब ये अगर बनकर आ गया तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा कि 2 की पावर मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 2 की पावर मॉडुलस ऑफ x, दैट मीन्स हमारा मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 12 शुड बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x के बराबर। तो अब इसके क्या कर सकते हैं आप कि कौन कौन सी x वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं वो आप क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। इनकी वैल्यूज ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज निकालना हो, नंबर ऑफ वैल्यूज विच सेटिस्फाई द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तो अगर इसका ग्राफ ही बनाएं तो ये मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से बन गया। अब मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 12 का ग्राफ अगर बनाया जाए तो वो आपका कैसा बनेगा, ऐसा, और फिर ये क्या होगा, टर्न ले जाएगा। टर्न कब लेगा, ये हमारा आगे टर्न लेगा इस तरह, ऐसा। ये हमारे पॉइंट कौन से होंगे, स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 0, ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 0। तो ये कितने सॉल्यूशंस हो गए, ये 4 सॉल्यूशंस आ गए हैं। इसमें दिया क्या गया था, 4 ही दिया गया था, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन हो गए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में क्या करना है कि फॉर द फंक्शन डोमिनेंट रेंज निकालना है। फंक्शन बहुत ही आसान है, वो क्या दिया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू ln साइन इनवर्स log ऑफ x टू द बेस 2, ऐसा दिया गया है। अगर ऐसा दिया गया है तो फिर आपको तुरंत ये समझ में आना चाहिए कि ln के अंदर नंबर है, ये है ऐसा, तो फिर क्या होगा, तो ये ln के अंदर नंबर है मीन्स हमारा साइन इनवर्स log ऑफ x टू द बेस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ऐसा होना चाहिए। अब ये साइन इनवर्स ही ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब log ऑफ x टू द बेस 2 शुड बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 क्यों, क्योंकि हम लोग अगर बात करें साइन इनवर्स कैपिटल X तो ये हमारा पॉजिटिव कब होता है, जब कैपिटल X हमारा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये वैल्यू हमारी 1 से छोटी भी होनी चाहिए। तो बेसिकली x का वैल्यू क्या क्या निकल कर आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारा यहाँ से 1 से 2 के बीच में। तो x बिलोंग्स टू 1 to 2 क्या होगा हमारा, ये डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, रेंज भी आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि अगर देखो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाए, इसका वैल्यू हमारा साइन इनवर्स 1 अगर होगा तो ये π/2 होगा, तो ln π/2 बन गया। और इसका वैल्यू 0 से जस्ट बड़ा भी पॉसिबल हो सकता है, तो 0 से जस्ट बड़ा पॉसिबल होगा तो -∞। दैट मीन्स हमारा क्या आया निकल कर, ये हमारा -∞ से कहां तक जाएगा, जब ये क्या हो जाए, ये हमारा साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2, तो -∞ से ln π/2 आपका क्या होगा, आपका रेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपका बेस्ड है मैट्रिक्स पे, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। जब भी आपको मैट्रिक्स के ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, जैसा 13 नंबर है
कि इसमें ऑप्शंस आपके कैसे दिए गए हैं कि a क्यूब सी स्क्वायर, a स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और हमारा सी स्क्वायर ए, ऐसे ये चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ये मैट्रिक्स आपका क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है। 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 -4, b इज इक्वल टू क्या है 1 -1 1 -3 3 3 -3 -4 4 -4। ऐसे ही बात करें सी आपका क्या है 0 4 3 और क्या है 1 -3 -3 -1 4 4। तो इसमें आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आई, और ये हमारा नल मैट्रिक्स। बेसिकली मतलब ये हुआ, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, अगर ए की पावर 4 इंटू सी स्क्वायर ऐसा दिया गया हो, ए की पावर 5 हो, ज्यादा पावर अगर हो जाए तो फिर क्या होगा कि देखो आपको ये मल्टीप्लाई तो करवा नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक आ रहा है कि ए बी सी आपके मैट्रिक्स हैं, सिंपल से। अगर आप ए स्क्वायर निकालें तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपका ए के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, ए क्यूब विल बी इक्वल टू ए के बराबर होगा, ए की पावर 4 भी आपका ए के बराबर हो जाएगा, तो ए की पावर n भी आपका ए के बराबर रहेगा। तो बेसिकली ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए निकल कर आ रहा है। ऐसे ही अगर सी के बारे में बात करें तो सी स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। सी की पावर 4 क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। सी की पावर 5 क्या होगा, सी के बराबर होगा। तो ये आपको पैटर्न मिल रहा है। तो फिर आपको ये सारे ऑप्शंस जो भी हैं इनको मल्टीप्लिकेशन करने में क्या होगा, आसानी होगी और आप इसको कर पाएंगे। बी स्क्वायर आपका क्या निकल कर आ रहा है, अगर बी स्क्वायर करेंगे आप तो वो नल मैट्रिक्स निकल कर आ रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन आपको 12th में बोर्ड में भी आपको बताया जाता है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन क्या है, 14th नंबर क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया गया है। ये ट्रायंगल हो गया, इसका एक वर्टेक्स दिया गया है ए, वो है आपका 3,1। BC आपको निकालने हैं एक तरीके से, और इसका मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट दिया गया है हमारा 5/2, इसको D मान लेते हैं हम लोग, 7/2। और C आपको निकालना है, B निकालना है, और क्या दिया गया है, ऑर्थो सेंटर दिया गया है, मीन्स H दिया गया है 0,2। तो ये ऑर्थो सेंटर हो गया। दैट मीन्स एल्टीट्यूड अगर डाला जाए तो ये हमारा क्या होगा, BC में परपेंडिकुलर होगा। तो ऑप्शन हमारे क्या है, बेसिकली B एंड C अगर निकाल लें तो आप सब कुछ कर पाएंगे। तो अगर BC का आपको स्लोप निकालना हो, स्लोप ऑफ BC, ठीक है, स्लोप ऑफ BC का मतलब ये हुआ कि देखो इस ये लाइन एंड ये लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो स्लोप ऑफ AH क्या होगा, MAH, मतलब स्लोप ऑफ AH हो गया हमारा 1 - 2/3 - 0, दैट मीन्स -1/3। तो हमारा इसका स्लोप कितना के बराबर हो गया, 3 के बराबर। तो बेसिकली आप क्या करेंगे कि ये D पॉइंट से पास करते हुए, D आपका ये जहां पर एल्टीट्यूड ये परपेंडिकुलर है, ये नहीं है, मिड पॉइंट है BC का। तो फिर आप ये लाइन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन BC, वो आप क्या लिख सकते हैं तुरंत, ये आप ऐसे लिख पाएंगे कि स्लोप कितना आ गया, 3 के बराबर। तो y - 7/2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x - 5/2। अब ये अगर निकल कर आ गया है तो फिर आप क्या करेंगे कि इस लाइन का इक्वेशन मालूम है, तो आप क्या करें कि B जो भी वर्टेक्स है, B वर्टेक्स को लेमडा कॉमा लेमडा के टर्म्स में ही इसका y कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लेमडा रख दें, तो अगर x कोऑर्डिनेट लेमडा ले लिया तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका, 3 टाइम्स हमारा लेमडा -5/2 + 7/2, ऐसा बन जाएगा। तो ये लेमडा के टर्म्स में ही B कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये हमारा ये इसका स्लोप आपका किससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका स्लोप, और ये हमारा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए।
और क्या होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए कि ये और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। इन रिलेशंस को आप यूज करेंगे तो वहां से क्या होगा कि ये लेमडा एंड म्यू की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। सी पॉइंट भी आप क्या करेंगे कि म्यू के टर्म्स में निकाल सकते हैं। कैसे कि ये इस लाइन का इक्वेशन आपको मालूम है तो एक्स कोऑर्डिनेट म्यू रख दें तो वाई कोऑर्डिनेट भी म्यू के टर्म्स में निकल कर आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड मेथड है। तो जब लेमडा एंड म्यू निकल कर आ चुके हैं तो फिर आपकी क्या होंगी, सारी चीजें, सारी कैलकुलेशन भी आप क्या करेंगे, कर पाएंगे। और ये होगा क्या आपको, ये लेमडा एंड म्यू में क्या रहेगा कि लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी। इस चीज को आप इंश्योर करें कि ये लीनियर इक्वेशन कैसे मिलेंगी। ये हमारा क्या बनेगा, 3 लेमडा ये -15/2 और ये हमारा कितना है 7/2 मीन्स -15/2 मीन्स 4 आ गया। तो ये -4, 3 लेमडा -4। तो इसका स्लोप अगर निकालेंगे तो 2 - 3 लेमडा -4 अपॉन 0 माइनस लेमडा इज इक्वल टू, ये क्या होगा, यहाँ से आप ये वाला रिलेशन निकालेंगे तो वहां से आप क्या करेंगे कि कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 क्या है, 15 में आपको दिया गया है कि कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई। ये होमोजीनियस इक्वेशन है एक्स वाई जेड में, इसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो आपको क्या करना होता है, डेल्टा जीरो करना होता है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जीरो करेंगे। डेल्टा अब क्या बनेगा इन इक्वेशन से, उसको आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं। मॉडुलस ऑफ cos थीटा 2 1 cos थीटा 12 7 और ये क्या रहेगा sin थीटा 5 3। इसको आप एक्सपेंड करें तो मॉडुलस sin थीटा इंटू क्या होगा, ये 36 माइनस 35 मीन्स 1 आ गया, माइनस 2 इंटू क्या होगा 3 टाइम्स हमारा cos थीटा माइनस 7 टाइम्स sin थीटा ऐसा, प्लस 1 इंटू 5 टाइम्स cos थीटा माइनस 12 टाइम्स sin थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये निकल कर आ गया। तो ये क्या है, मॉडुलस हमारा cos थीटा, यहाँ से कितना आया, यहाँ से -6 cos थीटा, यहाँ से कितना आया 5 आया, दैट मीन्स माइनस cos थीटा सिर्फ बचा, यहाँ से 14 था, यहाँ से -12 था, तो +2 sin थीटा इज इक्वल टू 0 ऐसा बनेगा। ऐसा बन गया तो फिर ये क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा -2 sin थीटा ऐसा। अब ये अगर बनकर आ गया तो आपको सॉल्यूशंस किस इंटरवल में निकालने थे, -4 पाई से लगाकर 9 पाई/2 के बीच में निकालना है। तो बेसिकली आप अगर सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करें तो कैसे होगा, इस इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करना है। तो पहला सिचुएशन ले लिया जाए कि इफ cos थीटा इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या होगा, ये इक्वेशन आपकी प्लस से ओपन होगी, मॉडुलस ऑफ cos थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा, तो cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ पाई होगा। ऐसे ही क्या हो गया कि इफ cos थीटा इज लेस देन 0 देन ये माइनस से ओपन होगा, माइनस से अगर ओपन हुआ तो ये आ जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसमें देख सकते हैं ये माइनस cos थीटा, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस हमारा क्या होगा π/4 हो जाएगा। लेकिन होना क्या चाहिए इसमें कि हमारा cos थीटा लेस देन 0 होगा तब ये सॉल्यूशन आएगा, cos थीटा ग्रेटर देन 0 होगा तब ये सॉल्यूशन आएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं कि इस इंटरवल में -4 पाई से 9 पाई/2 के बीच में हमारे कौन कौन से सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। अब बात करते हैं
जो हमारे 16, 17, 18 नंबर क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड हमारे कितने क्वेश्चन है इसमें, प्रोबेबिलिटी, ठीक है देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बोर्ड लेवल का ही है आपका। इसमें ये बोला गया है द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैरिड मैन वॉच ए सर्टेन टीवी शो इज 0.4। मीन्स आदमी अगर मैच देखता है तो एम से डिनोट कर दें उसको, तो पी एम इज इक्वल टू कितना है 0.4। और ये हमारा उसकी वाइफ मैरिड वोमेन देखती है उसी शो को, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है 0.5 है। और ऐसा बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन वॉच द शो गिवन दैट हिज वाइफ डज इज हमारा 0.7। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा मैन टू वॉच द शो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी वाइफ ने देखा है तो वो आदमी देखता है उस शो को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 0.7। तो अब ये आपको मालूम है कि हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो वो क्या होता है पी एम इंटरसेक्शन डब्ल्यू अपॉन हमारा पी डब्ल्यू। पी डब्ल्यू तो आपको मालूम ही है कि किसके बराबर है, एम इंटरसेक्शन डब्ल्यू होगा। तो पी डब्ल्यू आपका 0.5 के बराबर है, तो पी ऑफ एम इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.7 इंटू 0.5, दैट मीन्स हमारा 0.35। ये बेसिकली आया क्या कि कोई एक शो है उसको दोनों लोग हस्बैंड एंड वाइफ देखते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी 0.35 निकल कर आ चुका है। तो बेसिकली आपको इसमें पूछा क्या गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑप्शंस हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ए वाइफ वॉचेज द शो गिवन दैट हर हस्बैंड डज इज, वो निकालना है। बेसिकली आपको निकालना क्या है P ऑफ W अपॉन M, ये निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा P M इंटरसेक्शन W अपॉन P M, ये निकालना है। तो ये कितना आ गया 0.35 अपॉन 0.4, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 7/8। दैट मीन्स हमारा आपका ए ऑप्शन क्या है करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी दैट मैरिड कपल वॉचेज द शो इज 0.35, यही निकल कर आया था। मैरिड कपल का मतलब क्या है कि दोनों लोग देखते हैं, जैसे हमारे, ठीक है। अब तीसरा हमारा ऑप्शन का बात करें, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 पर्सन ऑफ ए मैरिड कपल विल वॉच द शो इज 0.55। एटलीस्ट 1 पर्सन ऑफ ए मतलब क्या करना है कि एम एंड डब्ल्यू का आपको यूनियन निकालना है। यूनियन निकालने के लिए एटलीस्ट एक देखता है उनमें से, हस्बैंड एंड वाइफ में से, तो उसका प्रोबेबिलिटी आप अगर निकालें तो बेसिकली आपका मीनिंग ये हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि पी एम यूनियन डब्ल्यू ये निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी एम प्लस पी डब्ल्यू माइनस पी एम इंटरसेक्शन डब्ल्यू, ये आपको निकालना है। ये क्या था 0.4 प्लस 0.5 माइनस 0.35, दैट मीन्स हमारा 0.9 माइनस ये हो गया तो 0.55। यही आपको क्या दिया गया ऑप्शन में भी दिया गया, तो फर्स्ट 3 ऑप्शंस विल बी करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है कि नंबर है और उसके डिवाइजर्स के टर्म्स में बात करना है। नंबर इज 2520। अब इसके अगर फैक्टर्स करें तो वो आ रहे हैं 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये आप इसको निकाल सकते हैं, फैक्टर्स करना आपको 9th 10th में बताया जाता है। तो अब इसमें हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको अप्रोच करना होगा। पहला है कि नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर्स ऑफ एन, इसके अगर टोटल डिवाइजर्स का बात करें, टोटल डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 + 1 लेते हैं मींस 4 इंटू ये 3 इंटू 2 इंटू 2, ये आपके क्या हो गए टोटल डिवाइजर्स। अब इसमें इवेंट डिवाइजर्स का मतलब सिंपल सा ये होता है कि हमेशा जो भी डिवाइजर है तो 2 की पावर 1 मिनिमम तो आना ही चाहिए, तो एक 2 की पावर तो ले ही लिया जाएगा। अब ये नंबर बच क्या गया हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7,
ये 2 तो सिलेक्ट होना ही चाहिए। तो अब इसको 2 की पावर 2 को सिलेक्ट करने का वेज कितना है, 3 वेज है, इसका भी 3 है, इसका क्या है 2 है, इसका 2 है। तो ये हमारे क्या होंगे, ये नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर्स हो जाएंगे। दैट मीन्स हमारा 36 क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। इसमें क्या दिया गया है, 36 ही दिया गया है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी 36। तो दैट मीन्स दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन इसमें सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। तो ऑड डिवाइजर्स निकालने का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3, ये हमारा 2 का एक्सपोनेंट आना ही नहीं चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2। दैट मीन्स हमारा क्या हुआ 3 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब हुआ 12, जबकि ऑप्शन में क्या है 11 दिया गया, तो ये भी गलत है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ, 5 आना चाहिए और 2 तो आना ही चाहिए, एक 2 आना चाहिए और एक 5 आना चाहिए। तो 5 हमारा आ गया, एक 2 भी आ गया, तो बचेगा क्या 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। तो इससे कितने हमारे डिवाइजर्स बन जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 2। दैट मीन्स हमारे कितने होंगे 12। तो 12 ऐसे हमारे डिवाइजर्स होंगे विच विल बी मल्टीपल ऑफ हमारा मल्टीपल ऑफ 10। तो ये हमारा अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10 इज 18 दिया गया है। तो इसमें एक बार हम लोग सोच लें फिर से, तो ये क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये तो हमारा कितना आएगा 12 ही निकल कर आएगा। तो 12 हमारा क्या होगा, ये ऑप्शन फिर आपका क्या रहेगा इनकरेक्ट हो जाएगा अगर ये ऐसा बोल रहा है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट ऑफ हमारा 6 इज। तो अगर ये ऐसा बोल रहा है कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल के लिए क्या होगा कि 2 स्क्वायर तो आना ही चाहिए, और हमारा ये क्या है कि 6 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा 3। अच्छा, अगर हम लोग इसमें थर्ड ऑप्शन को एक बार फिर से देख लें, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10 इज। तो इसमें क्या है कि एक्चुअल में ये 3 स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी तो 3 स्क्वायर हमको लेना होगा ना। तो ये 3 स्क्वायर अगर लेना होगा तब ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2। दैट मीन्स हमारा 18। तो 18 ही दिया गया था, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। एक्चुअल में n जो है तो n को तो यूज करेंगे ना, तो हमने यहाँ पर 3 का एक्सपोनेंट 1 ले लिया था गलती से, तो ये 3 स्क्वायर होगा एक्चुअल में। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट ऑफ 6। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये 2 स्क्वायर आ जाएगा और 3 नहीं आना चाहिए। 3 नहीं आना चाहिए मीन्स 3 की पावर में कुछ भी आएगा ही नहीं, तो बच क्या गया हमारा 5 एंड 7। तो ये हमारा कितना होगा 2 इंटू 2 मीन्स 4 हो जाएगा, जबकि इसमें दिया क्या गया 16। तो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया गया 7 पीपल leave their bags outside temple and returning worshipping picked one bag each at random in how many ways, at least one and at most 3 of them get their correct bags। इसका मतलब क्या है कि हमारा 7 लोग हैं, वो मंदिर जाते हैं और वहां पर पूजा करते हैं और फिर जब रिटर्न होते हैं तो अपना अपना बैग लेते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको डी-अरेंजमेंट का एक्चुअल में ये क्वेश्चन बन गया। तो डी-अरेंजमेंट का कैसे क्वेश्चन हो जाएगा कि 7 लोग हैं, उनके 7 बैग होंगे, उन्होंने बैग जमा कर दिए, अब अंदर गए और फिर आए जब, तो अंदर में रैंडमली उन्होंने एक एक बैग सिलेक्ट कर लिया। तो होना क्या चाहिए कि केवल एटलीस्ट एक को करेक्ट मिलना चाहिए और एटमोस्ट 3 को करेक्ट मतलब मिलना चाहिए। करेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे 7 लोग बाहर निकल कर आए तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली 1 पर्सन हैज हिज बैग। मतलब क्या हुआ कि हमारा उसका जो बैग है तो मतलब अपना ही बैग वो लेता है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको 7C1 का मतलब क्या हुआ, 7 में से एक लोग को सिलेक्ट किया, उसको अपना ही बैग दे दिया और बाकी सबको क्या किया अलग अलग बैग दिया, उसका अपना जो बैग था वो नहीं दिया, मतलब दैट मीन्स D6। ऐसे ही 7C2 इंटू D5 हो गया प्लस 7C3 इंटू D4।
ये आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आपको dn की वैल्यू बच्चों मालूम होती है, क्या होती है, n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल से लगाकर ये हमारा माइनस 1 की पावर n इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल तक जाता है। तो ये आपको डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला, प्रूफ वगैरह, ये अगर आपको नहीं आता है तो आप ग्रुप में डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये पेपर आपका आसानी पेपर था, इसका डिस्कशन हो गया। अगर कोई डाउट है तो हम लोग डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। बाय बाय, थैंक यू।